मैं हूं विशाल वर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खोले यंग माइंड्स में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में चैप्टर सेकंड फोर्स फिजिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज और बैलेंस्ड फोर्सेज क्या होते हैं, इनके बीच में कंपैरिजन ही बताया था। आज मैं उसके ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या है इनर्शिया का सिद्धांत, क्या कहता है, ये दिया किसने था, ये दिया था गैलीलियो ने दिया था हमारे, ठीक है। गैलीलियो हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इस लॉ को दिया था। तो इस लॉ में कहा क्या गया था, बस इतना ही कहा गया था कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा और वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। क्या है, सिर्फ छोटा सा लॉ है बस। क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगा बिना उसकी कोई स्पीड चेंज की हुई, ठीक है। वो जो पहले स्पीड थी उसी स्पीड में चलता रहेगा। एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, और कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो भी रेस्ट में ही रहेगा। पर ये दोनों कंडीशन कब रहेंगी? जब आपका अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना की जाए। जैसे मोशन की बात कही, जैसे सपोज कर लेते हैं हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं और हमने पैडलिंग बंद कर दी, तो क्या होगा, साइकिल अपने आप चलती रहेगी। पर कब तक चलती रहेगी? जब तक उसका जो नीचे से लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक ना दे। अगर सपोज करो ये वाली नीचे वाली फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो साइकिल आपकी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, मोशन में ही रहेगी। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ था उस साइकिल चलाते वक्त, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो साइकिल रुकी थी, वरना बिना पैडलिंग के आपकी साइकिल नहीं रुकती, ठीक है। तो बस लॉ ऑफ इनर्शिया इतना ही है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। बस ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। और अब कहा गया मोशन की, ऑब्जेक्ट में की बात की थी, मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा बिना उसकी कोई स्पीड चेंज किए, बिना उसकी कोई डायरेक्शन चेंज किए, वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा। तो अब जब क्या कहा हमने, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या उस पर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी पिछली वीडियोस में, तो उसमें कहा था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे जैसे बदलेगी उसके साथ साथ आपका एक्सेलरेशन आपको मिलता जाएगा। पर जब स्पीड कांस्टेंट ही हो गई, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। तभी कहा गया कि अगर आपको कोई एक्सेलरेशन चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए मोशन में, तो आपको क्या, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। मीन्स अगर आपको मोशन में एक्सेलरेशन का पता करना है तो आपको उसमें थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो थोड़ा बहुत मोशन फास्ट होगा, तो जैसे ही मोशन फास्ट होगा तो आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी, जिससे कि क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस या आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। दिया किसने था? इसको गैलीलियो ने दिया था। किस टाइम पे दिया था? तो इसको दिया था उन्होंने 17th सेंचुरी के वक्त दिया था, ठीक है। तो बस यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे क्या होते हैं लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम क्या जानेंगे, लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी इक्वेशन ऑफ मोशंस,
क्या थी? मोशंस की इक्वेशन क्या थी? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान रखते हैं। एक थी हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ये क्या थी? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या थी? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या बताती थी आपको? रिलेशनशिप बताती थी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। पर अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। मीन्स मोशन होने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो जानेंगे हम लॉ ऑफ मोशन में। ये किसने दिए थे? ये दिए थे हमारे न्यूटन ने, हमारे न्यूटन। ठीक है, किसने दिए थे ये लॉ ऑफ मोशन? दिए थे न्यूटन ने। अब ये होते कितने हैं? ये होते हैं सिर्फ तीन। कितने होते हैं? तीन लॉ ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें हम पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ठीक है, तो इसको आप कैसे से, जैसे मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था, बस वही का सेम टू सेम होता है लॉ ऑफ मोशन पहला वाला। ठीक है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया बताया वही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बताया था? लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो बस वही सेम टू सेम यहाँ पर है। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, या तो मोशन में हो या रेस्ट पे हो। ठीक है, तो क्या रहेगा? इट विल रिमेन इन मोशन और रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। सेम टू सेम है लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। कब तक? until some external force is not until some external force is applied। until means होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाएगी तब तक वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। बस यही है न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो पहले रुक जाओ, पहले क्या मानते हैं? इसका एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हुआ? जैसे मान लो टेबल है, टेबल पर हमने एक नोटबुक रख दिया, बुक रख दिया, तो जब तक हम उस नोटबुक को हिलाएंगे नहीं या टेबल को नहीं हिलाएंगे तब तक वो नोटबुक उसी पोजीशन में रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, उसको हिलाने वाला तो कोई है नहीं, है ना। तो बस यही है लॉ, पहला लॉ ऑफ मोशन। कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी। मोशन का मैंने बता दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया में। क्या? अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैडल मार रहे हैं, अब पैडलिंग हमने बंद कर दी, तो जब तक अगर उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा हो, वो सड़क पर फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा हो, तब आपकी साइकिल चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। ठीक है, पर जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स, वैसे तो होता नहीं है, स्मूथ सरफेस होते नहीं है, पर रोड क्या होते हैं? फ्रिक्शन तो होता ही है, जिस वजह से जब भी हम पैडल करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? साइकिल थोड़ी दूर तक चलने के बाद वो अपनी जगह बस रुक जाती है। अगर फोर्स अप्लाई ना होगा फ्रिक्शनल तो वो अपने आप चलती जाएगी। बस यही है न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, अब ये काम किस तरह से करता है? ये काम करता है हमारा तीन तरीकों से। ठीक है, किस तरीके से? तीन तरीके से। तो देखते हैं भाई कैसे काम करता है। देखो, पहला तरीका होता है इसका, क्या होगा? इफ एन, जो ये चीज है बस वही चीज यहाँ पर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन पे है कोई ऑब्जेक्ट तो किस में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट
इन रेस्ट। अब अगर रेस्ट पर है तो किस में रहेगा, अभी अभी बताया वो रेस्ट पर ही रहेगा। एक तीसरा टाइप और आता है बस कि मोशन इन अ डायरेक्शन, मतलब मोशन तो हो रहा है पर जिस डायरेक्शन में हो रहा है, या ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा, क्या कह रहा है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा वो मोशन उसी डायरेक्शन में ही होता रहेगा, सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है, जब तक हम खुद उसकी डायरेक्शन चेंज ना कर दें या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें तब तक वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा चलता रहेगा। वही साइकिल का एग्जांपल बेस्ट है, हम सीधे चल रहे हैं, पैडल रोक दिया, अगर फोर्स भी लग रहा है नीचे से रोड वाला तो वो सीधे ही सीधे जाते रहेगी, ना यहाँ मुड़ेगी अपने आप ना यहाँ मुड़ेगी, बस तो सेम डायरेक्शन में चलता है। बस यही तीन टाइप है उसकी, किस तरह से काम करता है पहला लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। हम न्यूटन का पहला लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे एक छोटी सी चीज, उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से चलने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे इनर्शिया, कि इनर्शिया होता क्या है। क्या लिखा है यहाँ पर, इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है। तो देखिए, बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी या बॉडी की ऐसी टेंडेंसी जिसमें बॉडी क्या करना चाहे, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहे, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, ये होता है उसकी उस बॉडी का इनर्शिया। मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या चाहती है, अगर हम रेस्ट पर हैं तो हम रेस्ट पर ही बने रहें, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही बने रहें। वो कौन सोचता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे बॉडी के इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी एक टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की जिसमें क्या करता है, अगर वो जिस भी रेस्ट में है, अगर वो अपनी पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहे तो उसको वो करने से रोकता है। जैसे मान लो सपोज क्या किया हमने, मान लिया ये एक छोटी सी फुटबॉल है, ठीक है, छोटी सी एक फुटबॉल है रखी हुई है। अब क्या है, इस फुटबॉल का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, मीन्स कुछ तो वजन होगा। अब ये सिर्फ रखी है तो ये पूरी की कोशिश करेगी कि हम रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर ही रहें। ठीक है, अगर हमें कोई चेंज कर, मतलब हमें कोई हिलाता है तो वो क्या होगा, उसने हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाई। पर अगर जब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो बॉडी क्या चाहेगी, हम रेस्ट पर ही हैं तो रेस्ट पर ही रहें, और जब क्या हो, मोशन में हो, और जब चाहे मोशन में हो। ठीक है, तो मोशन में चलो क्या, वही साइकिल वाला क्या कि साइकिल है जो हमारी वो चल रही है, अब वो मोशन में है तो वो तो चाहेगी कि हम मोशन ही में बने रहे, हमें कोई रोकने वाला ना हो, पर रोकने वाला आ जाता है। कौन होता है वो, उसका रोड का फ्रिक्शन होता है, कोई ना रोके उसको तो वो अपने आप चलते रहना चाहेगी, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बस यही है बॉडी का इनर्शिया। क्या है, फिर से देखते हैं कि क्या क्या है इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, उसके इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया आप छोटा ऐसे ही नॉर्मली डेफिनेशन ध्यान रखिए क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स होता है रोकना, रेजिस्ट मीन्स होता है रोकना। ठीक है, तो क्या करेगा ये, टू रेजिस्ट द चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मीन्स क्या है, रेजिस्ट मीन्स रोकना, तो चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट पर है कोई ऑब्जेक्ट, अगर रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को कोई हिलाना चाह रहा है तो उसका जो इनर्शिया है वो क्या कहेगा, नहीं,
हम रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर ही रहेंगे, पर कोई हिलाने की कोशिश करेगा तो वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा देता है जिसकी वजह से हम हिल जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम मोशन में ही रहेंगे। अगर हमारा कोई मोशन चेंज करना चाहे, मीन्स हमें कोई रोकना चाहे, अगर हमें कोई रोकना चाहे पर इनर्शिया उसका क्या कहता है कि नहीं, तो मोशन में है तो मोशन ही में चलो, पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इनमें चेंजेस होते हैं। तो क्या है भाई, तो इनर्शिया एक चीज छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स अगर रेस्ट की पोजीशन है, इसको कोई चेंज करना चाह रहा है तो इनर्शिया उसको मना करेगा कि नहीं, आप हमारी रेस्ट पोजीशन को चेंज मत कीजिए। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर कोई उस मोशन को चेंज करना चाह रहा है या रोकना चाह रहा है तो उस बॉडी का इनर्शिया क्या कहेगा, वो बस इतना ही कहेगा कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इनर्शिया क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मीन जो उसकी स्टेट है चाहे वो रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो, ठीक है। अगर इसको कोई चेंज करना चाह रहा है तो उस बॉडी का इनर्शिया कहेगा नहीं, क्या कहेगा, नहीं, हमें चेंज नहीं होना है। बस यही होती है इनर्शिया और उस बॉडी का इनर्शिया, ठीक। अब ये काम किस तरीके से करता है, ये भी काम करता है 3 तरीकों से, ठीक है। जैसे देखिए देखते हैं क्या होते हैं इसके 3 तरीके। वही सेम टू सेम, कैसे लॉ ऑफ मोशन की तरह 3 तरीके होते थे वैसे ही वही सेम टू सेम यहाँ पर भी 3 तरीके। मीन्स क्या है, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है तो उसका इनर्शिया क्या कहेगा, रिमेन नहीं, टू स्टे इन रेस्ट। क्या कहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका इनर्शिया कहेगा कि आप स्टे मीन्स रेस्ट में ही रहिए, ठीक है, रेस्ट में ही रहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जानते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे मानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मानते हैं क्या है, एक बस है रुकी हुई है, मान ली क्या है, ये हमारी एक छोटी सी बस है मान ली, ठीक है। ये क्या है, हमारी छोटी सी बस है, ठीक है, छोटी सी बस, इसमें कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, चलो मान लिया ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी क्या है, ये बस हमारी रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट की बात हो रही है तो रेस्ट पोजीशन, बस हमारी अभी रेस्ट पोजीशन पे है और जो उसके अंदर पैसेंजर बैठा है वो भी रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्या है, बस का मास और पैसेंजर का मास, दोनों के मास कुछ ना कुछ है तो उनमें कुछ ना कुछ इनर्शिया भी होगा, तो उनमें कुछ इनर्शिया है, तो उनका जो इनर्शिया है वो क्या कह रहा है, हम अभी रेस्ट में है, तो हमें किस में, रेस्ट में ही रहना चाहिए। पर बस क्या है, बस तो अब चलने वाली चीज़ है, वो तो चलेगी। तो क्या हुआ, बस जैसे ही स्टार्ट हुई और थोड़ा आगे की तरफ गई, गो फॉरवर्ड, नहीं, बस स्टार्ट हुई, बस स्टार्ट हुई और जैसे ही उसने स्टार्ट किया चलना, स्टार्ट टू मूव, बस रेस्ट पर थी और पैसेंजर भी रेस्ट पर था, तो पैसेंजर का वो मास था वो क्या कह रहा था कि हमारा जो इनर्शिया है रेस्ट पर है, हम रेस्ट पर ही रहना चाहिए, ठीक है। पर जैसे ही बस स्टार्ट थोड़ी आगे चलने की कोशिश करती है, हमें क्या एक झटका सा लगता है, क्या एक छोटा सा जर्क लगता है जिसमें हम पीछे की तरफ जाते हैं ना। वो किस वजह से होता है, वो होता है इनर्शिया की वजह से, हमारी बॉडी की इनर्शिया की वजह से। क्या है, हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी, अब हमारा इनर्शिया कह रहा था कि हमें रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहिए, पर हमको किसी ने हिला दिया, हमारी रेस्ट पोजीशन को किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स हिलाने की कोशिश की, तो जिससे क्या हुआ, हमें एक पीछे की तरफ जर्क लगता है। तो यही होता है किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। क्या होता है, एक पैसेंजर जब बस में बैठा हो, बस स्टार्ट हो रही है, मतलब पैसेंजर सिटिंग इन अ बस fall backward when bus start to move,
पहला एग्जाम्पल क्या है, यही है पहला एग्जाम्पल। तो जब बस में कभी भी जाते हैं, बस में, कार में या ट्रेन में, क्या होता है जब रेस्ट पर होते हैं सारी चीज़ें रुकी रहती हैं, हम भी रुके रहते हैं, बस भी रुकी रहती है, बाकी सब व्हीकल भी रुक रहे हैं। पर जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, एकदम स्टार्ट होते हैं, तो हमें जो जर्क लगता है वो किसकी वजह से लगता है, हमारी बॉडी की इनर्शिया की वजह से, जो भी कहता है कि आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट पर ही रहिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखें क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए पेड़, पेड़ तो हर किसी ने देखे होंगे, पेड़ों पे फल भी उगते हुए देखे होंगे। तो अगर आप ज़्यादा दमदार हैं या पहलवान हैं, आपके पास शक्ति ज़्यादा है, तो अगर आपने क्या किया, पेड़ की बेल को हिलाया, पेड़ की जो मजबूत बेल है उसको आपने हिलाया कस के, जोर किसी फोर्स से आपने उसको हिलाया, तो क्या होगा, क्या होता है, पेड़ जो आपने बेल को हिलाया उससे क्या होते हैं, जो उस पर जो पत्ते होते हैं और जो फल लगे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। पेड़ हिलाने से फल वगैरह नीचे गिर जाते हैं ना, तो वो होता क्यों है, वो भी होता है हमारे उस जो फ्रूट है या लीव्स है उसकी इनर्शिया की वजह से। क्या मान लीजिए क्या है, एक ट्री है, ठीक है, ट्री पर फल लटके हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया था, वो किस पर, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे था, किस पर था, रेस्ट पोजीशन पे था, तो वो भी रेस्ट पर था, उसके पत्ते भी रेस्ट पे थे, उसके फ्रूट्स भी रेस्ट पर थे। अब हमने क्या किया, हम जाकर उसको हिलाने की कोशिश की, मीन्स हमने उसको उसकी पोजीशन को थोड़ा हिलाने की कोशिश की। हमने क्या किया, उसकी ब्रांच को शेक किया, शेक मीन्स हिलाना। तो जैसे ही उसको हिलाया तो क्या होगा, पेड़ के जो फल हैं और जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरने लगती हैं। तो होता क्या है, फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, ठीक है, फॉल डाउन, नीचे गिर जाते हैं। कैसे, अब ये होता कि ये भी होता है उनकी इनर्शिया की वजह से। कैसे, क्या कहा था, पेड़ रेस्ट पर है, हमारी लीव्स रेस्ट पर है, फ्रूट्स रेस्ट पर जब हमने उस ब्रांच को हिलाया, जब ब्रांच को हिलाया, सिर्फ क्या, हमने सिर्फ ब्रांच को हिलाया, पर जो फ्रूट्स और लीव्स का जो इनर्शिया है, जो उनका मास है, इनर्शिया की वजह से उन्होंने कहा हम तो रेस्ट पर ही रहेंगे, हम तो क्या रेस्ट पर ही रहेंगे। सपोज कर ली ये कोई ब्रांच है, ये फल है, ठीक है, ये फल है। अब हमने इसको शेक किया, हमने उसको शेक किया, तो ये तो सारे के सारे किस पर थे, रेस्ट पर थे। मूव क्या हुआ, ये हुआ है सिर्फ मूव, मूव तो ये हुआ, इनको तो हमने मूव किया नहीं, तो जो इनका इनर्शिया है वो कहेंगे हम रेस्ट पर ही है, तो ये रेस्ट पर वहीं पर बने रहेंगे, और ये ऊपर या नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से टूट जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, ब्रेक होती हैं, डालियाँ टूट जाती हैं, और ये सारे के सारे कहाँ हो जाते हैं, ज़मीन पे फॉल डाउन या नीचे गिर जाते हैं। तो पेड़ों से फल गिराते, गिरने का जो कंडीशन है, जब हम उसको शेक करते हैं ब्रांचेस को, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं, वो भी किस में आता है, वो भी आते हैं फलों की इनर्शिया का एग्जाम्पल है। वो क्या है, इनर्शिया की वजह से ही पेड़ से फल गिरने लगते हैं जब हम उसको शेक करते हैं, ठीक है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरा एग्जाम्पल इसका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखें क्या है, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। क्या होता है, हर किसी के घर में कपड़े तो होंगे, ठीक है, कपड़े तो होंगे, तो कपड़े जब ज़्यादा, जब उन पे धूल आ जाती है या थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो सर्दियों में रजाई के कपड़े, रजाई, ठीक है, अब क्या हो, अब उनको पहले तो बंद रखे, पैक करके रखे, जब उनको निकाला तो क्या करती हैं मम्मियाँ, उसको धूप में ले जाकर पीटना शुरू करती हैं, मीन्स उस पर डंडी मारना शुरू करती है, जिससे क्या होता है, उस पर जितनी भी धूल है वो सारी उस पर से निकल जाती है। तो अब उस कंडीशन में होता क्या, हम धूप में देखोगे तो जैसे ही उस पर हम किसी चीज़ से वार या उसको मारते हैं, स्टिक या डंडी से उसको मारा, तो क्या हो, देखते हैं धूप में कभी कभी हमें क्या दिखते हैं, पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। वो भी किस वजह से दिखते हैं, वो भी दिखते हैं इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। क्या कहा, ये ब्लैंकेट है सपोज मान ली, ठीक है, ये क्या मान ली, ब्लैंकेट है। अभी ये किस पोजीशन पे है, ये है रेस्ट पोजीशन। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं
इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है जब हम रेस्ट पोजीशन पे, तो हमें किस में, रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो ये रेस्ट पर थे, पर जैसे ही हमने इस पर एक स्टिक से वार किया, स्टिक से इसको पीटा, ठीक है, स्टिक से इसको पीटना शुरू किया, स्टिक से क्या किया, बीट किया, मींस पीटना शुरू किया, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो तो रेस्ट पर ही है, हमने मारा किस पे, इस पर मारा, तो ये वाली चीज किस में, ये वाली चीज मोशन में, मतलब मोशन में नहीं, थोड़ा हिलना शुरू करती है, ठीक है, मीन्स अपनी पोजीशन डिस्ट्रैक्ट होती है। तो ये वाली चीज किस तरफ, पीछे की तरफ आती है, ये वाली चीज पीछे की तरफ आती है, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वहीं के वहीं रहते हैं। अब रेस्ट पर है तो वहीं के वहीं रहेंगे, तो ब्लैंकेट पीछे की तरफ जा जाती है और पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैंकेट चली गई पीछे और पार्टिकल्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैंकेट पीछे गई और पार्टिकल्स वहीं के वहीं रहे, ब्लैंकेट दूर गई, पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह गए, तो जिसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं। जब ब्लैंकेट से चिपके हुए थे तब नहीं देख पा रहे थे, जैसे ही ब्लैंकेट पीछे गई पर पार्टिकल्स के मोशन इनर्शिया की वजह से वो वहीं के वहीं रहने लगी। तो यही होता है किसकी वजह से, उन पार्टिकल्स के इनर्शिया की वजह से, कि हमें धूल झाड़ते वक्त हमें क्या, धूल आराम से आंखों से दिख सकती है जब हम किसी भी क्लॉथ को स्टिक से मारते हैं या उसको फटकारते हैं, ठीक है। बस ये है लॉ ऑफ इनर्शिया का पहला कॉन्सेप्ट, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इसका दूसरा पॉइंट जो क्या कहता है वो हम देखते हैं अभी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात, इनर्शिया के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। क्या कहता है वो कहता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या कोशिश करता है, आप किस में रहिए, मोशन में ही रहिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, अगर वो मोशन में है तो वो क्या कहेगा, इनर्शिया, आप मोशन में ही रहिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल पैसेंजर वाला सबसे बढ़िया है, बस का। क्या है, बस है पहला वाला। क्या देखते हैं, बस की बात की, बस में क्या है, एक पैसेंजर है, बस मोशन में है, इस वक्त बस मोशन में है, बस के अंदर का पैसेंजर भी मोशन में है। क्या होता है, जब बस रुकने वाली, बस में हो या ट्रेन में हो या कार में भी हो, ठीक है, जब हम मोशन में, कार मोशन में, हम भी मोशन में चलते जा रहे हैं, अब कहीं रुकना चाहें हम, तो जब रुकते हैं या ब्रेक लगाते हैं बस या ट्रेन या उसमें कार में, तो क्या होता है, एकदम से हम आगे की तरफ झुकते हैं, वो किस वजह से, वो हमारे इनर्शिया की वजह से। क्या है, हमारी बॉडी है, हमारा वो मोशन में था, इनर्शिया की वजह से क्या, मोशन में था, ऑब्जेक्ट मोशन में था, और जिस पर वो बैठा था वो भी मोशन में था। अब मोशन में था, तो इनर्शिया तो क्या कहेगा, आप मोशन में ही रहिए, इनर्शिया क्या कहेगा, आप मोशन में ही रहेगा। पर हमारे जो ऑब्जेक्ट रुका या कार बस रुकी, जिसकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा, तो एकदम से हमारी जो स्टेट ऑफ मोशन हमारी जो चेंज हुई, किसकी वजह से, वो व्हीकल की वजह से चेंज हुई। पर जो इनर्शिया तो कह रहा था, पर आप मोशन में रहे, तो जब हम मोशन में थे तो हमें किसी ने छेड़ दिया या हमें किसी ने हिला, उसने रोका, कार ने रोका, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक गए। आगे की तरफ थोड़ा सा नहीं, धक्का की तरह लगता है, अगर आप ट्रेन में भी खड़े हो और जब बस रुकती है वो, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो भी होता है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्या है एग्जांपल, बस इन मोशन है, बस इन मोशन है, और उसमें क्या है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अब पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स। लीन मीन्स थोड़ा सा झुकना, फॉरवर्ड आगे की तरफ। जब बस मोशन में थी और हम भी मोशन में थे, तो जैसे ही बस रुकी तो हम क्या, आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, मीन्स थोड़ा सा धक्का लगता है, जर्क लगता है। वो किसकी वजह से, हमारी बॉडी की इनर्शिया की वजह से, जो कहता है कि आप मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहिए। तो जब हमारा मोशन कोई रोकने की कोशिश करता है तो इनर्शिया क्या कहता है, नहीं, आप मोशन में ही रहिए। पर जिसने रोका वो ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा, जिसकी वजह से हम अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देते हैं इनर्शिया की वजह से,
तो क्या होता है, हमें तो छोटा सा जर्क लगता है। पर अगर गाड़ी रुके ना तो वो जैसा मोशन में है वैसा ही मोशन में चलता रहेगा। किसकी वजह से? उसके इनर्शिया की वजह से। तो जो हम गाड़ी रुकती है तो जो हमें छोटा सा जर्क लगता है आगे की तरफ जाते हैं, वो भी किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, दूसरा मान लिया, ये हुआ पहला। दूसरा एग्जाम्पल मान लिया, हाँ वही साइकिल वाला। क्या हुआ? अ साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट है, एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाते थे, पैडल मार रहा था पहले, पर उसने क्या किया, अब पैडल को मारना बंद किया। क्या किया उसने? पैडल को मारना बंद किया। ठीक है, जैसे ही उसने पैडल को मारना बंद किया तो हाल के हाल तो साइकिल रुकेगी नहीं, हाल के हाल तो रुकेगी नहीं, थोड़ी दूर जाकर वो रुकेगी। अब वो रुकी भी क्यों? वो रुकी सिर्फ रोड के फ्रिक्शन की वजह से, सड़क के फ्रिक्शन की वजह से। अगर वहाँ फ्रिक्शन ना होता तो वो जैसे मोशन में है, मोशन में ही बनी रहती। लॉ ऑफ मोशन का पहला वाला, जो पहला है ना न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, वो और इनर्शिया एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा पहला वाला मोशन लॉ का, वही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहता है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी कहती है। तो क्या है, एक साइकिलिस्ट में पैडलिंग, स्टॉप्स पैडलिंग, पैडलिंग स्टॉप्स पैडलिंग। क्या हुआ? साइकिलिस्ट स्टॉप्स पैडलिंग, उसने पैडल मारना बंद किया तो साइकिल स्टॉप होगी। साइकिल विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्या हुआ? मोशन में थी वो, पैडल मारना बंद कर दिया हमने, तो क्या हुआ? अब इनर्शिया की वजह से जब वो मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना चाहिए, पर फ्रिक्शन बीच में आ गया, उसने रोक दिया उसको, मीन्स हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो क्या हुआ? हमारा मोशन भाई धीरे धीरे कम होता रहता है और एक टाइम आता है कि मोशन हमारा स्टॉप हो जाता है। पर जो इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से हम थोड़ा सा पैडल रुकने के बाद भी थोड़ा आगे चलते जाते हैं। क्यों? मोशन में था, तो इनर्शिया की वजह से आपको मोशन में ही रहना चाहिए। इनर्शिया तो यही कहता है ना किसी की बॉडी का, तो मोशन में आता तो मोशन में ही रहना चाहिए। तो इसलिए थोड़े से टाइम के बाद आपकी साइकिल रुकती है जब आप अपना पैडलिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपके मोशन के एग्जाम, इनर्शिया और मोशन के एग्जाम। तीसरा होता है एक और लास्ट, क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो क्या था? जिस डायरेक्शन में होगा मोशन, उसी डायरेक्शन में आपका चलता रहना चाहिए। तो रिमेन्स इन सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको रहना चाहिए। वो कौन कहता है? उसी बॉडी का इनर्शिया कहता है। ठीक है, तो क्या है उसका एग्जाम्पल? सबसे अच्छा क्या मान ली जाए? ठीक है, बस या कार में कोई भी हो। ठीक है, बस में जब क्या होता है, बस कभी देखना तो ऊपर सामान रखा जाता है, बस के ऊपर कोई भी लगेज है उसको रख दिया जाता है, फिर उसको अच्छे से रस्सियों से बांध भी दिया जाता है, उसको ही बांध दिया जाता है। कार है, कार के ऊपर कोई सामान लेकर हम पिकनिक पर जा रहे हैं, कोई सामान लेकर जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं तो उस सामान को रखते हैं और उसको फिर हम टाइट ये बांध भी देते हैं। क्यों बांधते हैं? बस उसका रीज़न है ये, इस इनर्शिया में। क्यों? अब क्या है, मान ले सपोज ये कार है, ठीक है, ये कोई कार है, ठीक है, कार मोशन में थी और इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, मोशन में थी और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। अब क्या हुआ, ये ऊपर लगेज रखा है और उसको बांध दिया गया है, उसको बांध दिया गया है। अब अगर बांधते नहीं तो क्या होता, मान लो सपोज हमने डायरेक्शन चेंज की, हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, हम इस डायरेक्शन में चले गए, कार तो आसानी से मूव हो जाएगी, पर जो लगेज है वो लगेज क्या है, इसी डायरेक्शन में था, तो वो कोशिश क्या करेगी कि हम इसी डायरेक्शन में जाएं। तो जब वो इसी डायरेक्शन में जाएगा तो अगर इसको बांधा नहीं गया है तो वो ऊपर पीछे की तरफ चला जाएगा और वो गिर जाएगा। पर अब अगर उसको हमने अच्छे से बांध दिया है तो क्या होगा, वो जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में था उससे वो कार के डायरेक्शन में आ जाए, क्यों? अब वो कार से चिपक गया, मीन्स बंध गया,
तो वो कार के साथ ही आएगा, पर कोशिश तो वही करेगा कि हम तो सेम डायरेक्शन में रहें। तो इसीलिए कहते हैं कि लगेज को जब आप कहीं भी ले जा रहे हैं कार या बस के ऊपर, तो उसको आप टायर बांध दीजिए, टायर मीन्स बांध दीजिए, जिसकी वजह से अगर आप कहीं भी मुड़ना चाहें तो आपका लगेज गिर ना जाए। इसीलिए कहते हैं कि उसको बांध दीजिए, वो भी किस वजह से, उस बॉडी के इनर्शिया की वजह से। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको इनर्शिया पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का पूरा समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट चीज इनर्शिया में क्या है, बस ये थोड़ा सा बताना था कि जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे आप इनर्शिया को बढ़ाएंगे, आपका जो, नहीं इनर्शिया को ना बढ़ाइए आप बढ़ाइए मास को। जैसे जैसे क्या करेंगे, आप मास को इंक्रीज करेंगे तो आपका इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप जैसे जैसे फिर आप अगर मास को डिक्रीज करेंगे, आपका इनर्शिया भी कम होता जाएगा, ठीक है। बस यही है इनर्शिया की, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मास कम होगा तो इनर्शिया भी उसका कम होगा, ठीक है। अब बस इसके आगे हम जानते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नियम। क्या जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए जल्दी से हम उसको भी खत्म करते हैं, क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होता है अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या जानेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सिर्फ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें होता है, फोर्स अप्लाई, जो उस पर फोर्स लगाई गई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखिए क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फोर्स अप्लाइड, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है पहले इसको जानते हैं। मोमेंटम सिर्फ इतना ही होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बस मोमेंटम सिर्फ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के जब आप मास का मल्टीपल उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कर देते हैं तो बस वही उसका मोमेंटम बताता है। तो मोमेंटम आप ऐसे ध्यान रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन को रोकने के लिए आपको जिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसी को बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोला जाता है, उसी फोर्स को बोला जाता है मोमेंटम, ठीक है। बस मोमेंटम क्या होता है, P इजिकल्स टू m इंटू वी, P से रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसकी डेफिनेशन में बताई थी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो इसको करते हैं प्रूव, ठीक है। क्या करो, अपन पहले लो एक लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है, m है। अब जब उसको वो मोशन में रहेगा तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी और कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो इसी की हमने क्या मान ली, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो पहले इसी को निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, u होती है। फिर इस ऑब्जेक्ट की कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी,
जब वो मोशन में है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है u। अब इसमें अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। वेलोसिटी इंटू मास करेंगे तो क्या मिलता है, मोमेंटम। तो इसमें हम मास का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। अब बात करते हैं ऐसे फाइनल मोमेंटम भी होगा उसका कुछ, फाइनल मोमेंटम इसको लिखेंगे m इंटू वी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम। अब बात करते हैं मोमेंटम तो हो गया, अब क्या करेंगे, चेंज। इसमें बदलाव कितना आया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम। तो बदलाव हम कैसे पता करेंगे, जब ज्यादा वाले मोमेंटम से हम कम वाले मोमेंटम को माइनस करेंगे तभी तो हम चेंज इन मोमेंटम बता पाएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम होता है हमेशा एम वी माइनस एम यू। ठीक है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज भी कर दिया मोमेंटम, अब चाहिए क्या, रेट। बस रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप टाइम टी से डिवाइड कर दीजिए तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम टी से डिवाइड कर दें, मतलब एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। बस ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चलो इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो बस यहीं से हम देखते हैं, फ्रॉम क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहा गया, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसके रख देंगे हम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसमें से कुछ हमें कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो एम कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था v माइनस यू बाई टी। तो क्या हमें वही दिख रहा है, कुछ यहाँ पर लिखा है v माइनस यू अपॉन टी। इसी चीज़ को हम क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m और ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, a। हम पढ़कर आए थे क्या होता है, दैट इज v माइनस यू बाई टी क्या होता है, a एक्सेलरेशन। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। यहाँ से और यहाँ कर देते, जगह नहीं है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ता है। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हमेशा ही किसी कांस्टेंट को लाना पड़ता है हमें। तो यहाँ से फोर्स हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ के आएगा कांस्टेंट और m इंटू ए। ये क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट। यहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्या मिल गया हमें, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। बस ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या आ गया, m इंटू ए। जो मैंने पहली वीडियो में आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, उसकी SI यूनिट बताई थी। ठीक है, तो वो कहाँ से आया था, वो आया था यहाँ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आपको मिला था फोर्स का फॉर्मूला। उसकी SI यूनिट क्या होती है वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहले वीडियो में। तो नहीं देखी हो आपने वो वीडियो, तो ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ जाकर वो वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आप कुछ जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, बस वही देखते हैं। तो क्या हम बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कह लो और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं, बस वो ध्यान से सुनिए।
क्या बताने जा रहा हूँ पहला भी, तो आप कभी भी देखा होगा आपके स्कूल्स में कराटे क्लासेस तो होती ही होंगी, ठीक है। तो स्कूल्स में यहाँ पे टीवी में कभी भी कराटे क्लासेस तो देखे होंगे। तो कराटे टीचर होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, तो क्या देखते हैं उसमें कि वो जो टाइल्स होती हैं, टाइल्स जो होती हैं उसको एक ही बार में तोड़ देता है। वो तोड़ता कैसे है? अपने हाथों से, हाथों से तोड़ते हैं ना, तो वो हाथों से उस टाइल को तोड़ता कैसे है? उसका रीजन छिपा है मोमेंटम में, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? देखो क्या होता है, एक छोटी सी एक पतली सी स्लाइड होती टाइल्स होती है, उसको किस पर जगह पर रखा जाता है? उसको ऐसे प्लेस किया जाता है कि सिर्फ उसको किनारों पर, किनार मतलब उसके एजेस पर उसको बैलेंस किया जाता है, सिर्फ उस एजेस पर बैलेंस किया जाता है। इस जगह पे कुछ नहीं होता है, एम्प्टी जगह होती है, खाली जगह, कुछ नहीं होता है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे उसको प्लेस किया जाता है। फिर क्या करता है कराटे प्लेयर, जो अपना हाथ होता है उसको क्या करता है, इस तरीके से हाथ करता है। फिर क्या करता है, अच्छी खासी स्पीड, उसमें ऊपर से अच्छी खासी स्पीड लाता है और उसको उस टाइल पर मारता है। तो क्या हुआ, उसने अपने हाथ की स्पीड क्या बढ़ाई? उसने स्पीड बढ़ाई ना। तो जब स्पीड बढ़ाई, हमने मोमेंटम का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए, P इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। और मोमेंटम हमने क्या बताया था आपको, क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है। मोमेंटम क्या, एक टाइप की फोर्स होती है। तो क्या किया, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाई उसने, तो क्या उसका मोमेंटम भी बढ़ा। जैसे ही उसने वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम भी बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा तो फोर्स बढ़ी। तो जितनी ज़्यादा फोर्स से उस स्पीड से उसने इस पर स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, वेलोसिटी तो ज़्यादा है ही, तो मोमेंटम भी ज़्यादा है, फोर्स है। तो फोर्स, अच्छी खासी फोर्स से जब इस पर मारेंगे ऐसी जगह पर, तो वो तो आसानी से टूट ही जाएगी। तो क्या होता है, जब भी कोई कराटे प्लेयर होता है, ठीक है, तो अब वो टाइल्स को कैसे कैसे तोड़ता है, वो बताता है उस मोमेंटम की वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाता है, हाथ की स्पीड बढ़ाता है जिससे कि मोमेंटम बढ़ता है, और मोमेंटम की वजह से ही वो टाइल को आसानी से तोड़ पाता है कराटे प्लेयर, ठीक है। अगला देखें, जो पहला क्या हो गया, कराटे प्लेयर ब्रोक दी पाइल ऑफ टाइल्स। पाइल मीन्स गट्ठा भी होता है, ठीक है, मीन्स 2 या 4 बार एक साथ मिला दिया जाए उसको पाइल बोलते हैं। तो ये हुई कराटे प्लेयर उसको तोड़ता कैसे है किसी भी टाइल को, ठीक है। अब एक और मान लिया जाए, जैसे क्या कहती जाए, ठीक है, जैसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेट हर कोई देखता होगा, क्रिकेट तो हर कोई देखता होगा। तो क्रिकेट में जब क्या होता है, कोई भी किसी भी बैट्समैन ने शॉट लगाया, बॉल क्या हो गई, ऊपर की तरफ गई। अब सपोज कैच है, मान लो क्या है, बॉल किसी फील्डर की तरफ जा रही है या फिर फील्डर आ रहा है। तो जब फील्डर उस बॉल को पकड़ने जाता है, जब फील्डर उस बॉल को पकड़ता है, तो क्या करता है, अपने हाथों का इस तरीके से बनाता है, ठीक है, और क्या करता है, जैसे जैसे बॉल आती है, बॉल जैसे ही पास में आती है, वो थोड़ा बॉल से चलेगा, थोड़े हाथ को पीछे की तरफ लाता है। क्या करता है, हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ लाता है। वो क्यों लाता है? वो भी लाता है मोमेंटम की वजह से। अब क्या है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब उसमें क्या वेलोसिटी तो कुछ होगी, और कुछ ना कुछ क्या, कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी होती है। तो उस वेलोसिटी को कम करने के लिए, फील्डर क्या करता है, उस बॉल को जैसे हाथ में आती है उसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता है, जिससे कि वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि फोर्स कम लगेगी, हाथ में उसको फोर्स कम लगेगी। तो क्या है, जब भी क्रिकेटर फील्डर कैच करने जाता है बॉल को, जब भी कैच करता है बॉल को, तो वो जो पीछे की तरफ हाथ थोड़ा करता है, वो किस वजह से करता है, वो क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो सके, जिससे कि उसका मोमेंटम हमारे हाथ पे कम लगे। अब जब जो वो बॉल होती है, वो ठीक है, सीजन बॉल होती है, हार्ड रहती है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हाथ पर घलेगी, मान लो अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हाथ पर घलेगी, तो क्या हाथ को चोट आ सकती है ना। तो उस चोट से बचने के लिए फील्डर क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, जिससे कि मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम लगेगी और हमें हाथ को कम चोट लगेगी। इस वजह से वो क्या करता है, उसको हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, अ क्रिकेट फील्डर take the hand backward for catching the ball।
ठीक है, तो बॉल को कैच करते हुए जो अपने हाथ को पीछे ले जाता है वो किसकी वजह से ले जाता है कि उसकी मोमेंटम कम हो सके और हमारे हाथ को कम चोट लगे। ठीक है, तीसरा जाने, तीसरा क्या होता है। तीसरा जैसे मान लीजिए हाँ, टीवी पर हर किसी ने ओलंपिक वगैरह देखा होगा या फिर स्पोर्ट्स चैनल देखता होगा, तो उसमें एक गेम होता है, इसमें एक गेम होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। ठीक है, तो लॉन्ग जंप में क्या होता है, कोई भी प्लेयर जब दौड़कर आता है और जब वो जंप करता है तो जिस जगह पर वो जंप करता है वो क्या होता है, उसके नीचे सैंड होती है ना, बालू होती है। जिस वो बालू क्यों होती है, अब मान ली क्या गया उसको कंक्रीट से बना दिया जाए, सीमेंट से बना दिया जाए। अब वो इतनी स्पीड में आएगा और उस पर जंप करेगा, तो सोचो अगर वो पैरों के बाहर गिरेगा तो उसके पैरों को चोट लग सकती है ना। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एक बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, वो एक कहीं भी हिलता डुलता नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल हार्ड है। जब इस पर कोई भी चीज़ स्ट्राइक करेगी बहुत ज़्यादा स्पीड में तो इसको तो कुछ होगा नहीं, वो तो हार्ड है। पर जो आपके पैर लेग्स होते हैं वो थोड़े मुलायम होते हैं। ठीक है, तो इनको चोट लग सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो सरफेस होता है जिसमें वो जंप करते हैं वो क्या बिछा देते हैं, कॉन्क्रीट तो नहीं, सैंड या बालू को बिछा देते हैं। जिससे कि क्या हो, जैसे ही वो कूद कर उस पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ तो आराम से कुछ भी है, आराम से कुछ भी यहाँ वहाँ हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही वो इस पर आएगा तो बालू के जो पार्टिकल्स आराम से फैले हुए हैं वो बस थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। जिससे कि उसका जो टाइम है, जो स्पीड से आया उस वेलोसिटी को वो कम कर सके सैंड के पार्टिकल्स। इसी वजह से वहाँ पर सैंड को बिछाया जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसके लेग्स को भी कम फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसके पैर को चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल क्या देख लिए, एन एथलीट। एथलीट ऑफ लॉन्ग जंप जंप्स ऑन सैंड। ठीक है, तो बालू पर ही उचकता है, जंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, जिससे हमें चोट कम लग सके। ठीक है, तो बस यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और आज का हम सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अगर ये वाला अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में।